हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर का इंट्रोडक्शन, राइट, और वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसी में आगे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं पहले से आपको बता चुका हूं कि ये वेक्टर हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं एज अ मैथमेटिकल टूल जो फिजिक्स में यूज होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वेक्टर इतना ही पार्ट है, लेकिन वो मैथमेटिक्स में ज़्यादा पार्ट है और वो जो जेई की तैयारी करेंगे वो मैथ्स में ही पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग वेक्टर को एज ए टूल ही पढ़ेंगे। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हम लोगों ने पढ़ लिया था। दो वेक्टर्स हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं, तो उनका सम कह लें, रिजल्टेंट कह लें, एडिशन कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, वो पढ़ लिया था। और रिजल्टेंट, चूंकि वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट का मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब बहुत बार नीट में या जेई मेन में क्वेश्चंस आते हैं कि भाई वो नॉर्थ में जा रहा था, फिर इतना साउथ में चला गया, फिर इतना इधर चला गया। मतलब तुमको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन दिया जाएगा और फिर वो पूछ लेगा डिस्प्लेसमेंट उसका कितना था, कैसे था। तो यहाँ पर अगर मैं एक सिंपली पहले, जैसे नॉर्थ साउथ आप लोग बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं भाई, ऐसे बोल देते हैं हम कि ये ऊपर जो है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, यही बनाते हैं। आपने देखा भी होगा ट्रेन्स जो है वो साउथ से ऊपर जाती हैं या दिल्ली से ऊपर जब जाती हैं तो उनको अप बोलते हैं, ऊपर से नीचे जब आती हैं तो उनको डाउन बोलते हैं। तो अब अगर एक क्वेश्चन ही मैं ऐसे बोल दूं कि कोई एक अ पर्सन फर्स्ट गोज ईस्टवर्ड जाता है, वो ईस्टवर्ड, और लेटस से कि वो 10 मीटर जाता है, राइट, एंड देन टेक्स लेफ्ट टर्न, वो लेफ्ट टर्न लेता है, राइट, एंड मूव फॉर 8 मीटर, वो 8 मीटर मूव करता है, और उसके बाद फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न एंड देन मूव्स 8 मीटर, राइट, एंड देन अगेन टेक्स लेफ्ट टर्न एंड मूव्स 16 मीटर, मूव्स 16 मीटर। ठीक है भाई। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि भाई पहले वो क्या कर रहा था, 10 मीटर ईस्ट वर्ड चला, देन लेफ्ट टर्न का मतलब ऐसा नहीं कि आप बोले ऐसे चले गए। लेफ्ट टर्न का मतलब आपको 90 डिग्री टर्न होना, यानी कि ऐसे टर्न हो जाना है, दैट इज लेफ्ट टर्न। अब उसके बाद अब हम इसको अगर बना लें और लिखने का तरीका कैसे होगा, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, वो बताना है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो क्या होगा कि सबसे पहले अगर मैंने ओरिजिन, मान लो सपोज करो ये ओरिजिन बना लिया, और अकॉर्डिंगली वो वहां जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है उससे चलेगा। तो पहले बोला है कि भाई 10 मीटर ईस्ट वर्ड, देखो ईस्ट वर्ड इधर है, तो लेटस से कि भाई ये ईस्ट ऐसे चला गया, राइट, ये 10 मीटर ईस्ट चला गया। उसके बाद इट टुक लेफ्ट टर्न। अब लेफ्ट टर्न का मतलब ये है कि भाई ये ऐसे जा रहा होगा तो लेफ्ट टर्न इधर होगा, एंड मूव फॉर 8 मीटर। ये भाई 8 मीटर ये चल गया, ऐसे इसने लेफ्ट टर्न ले लिया, ठीक है। और फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 16 मीटर मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि 8 और लेफ्ट टर्न लेगा तो फिर ऐसे इस तरह से, तो ये 16 मीटर ये मूव कर गया। दिस इज 16 मीटर ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो ओरिजिन ये है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसमें एक ओरिजिन टाइप का बना लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, और मैं यहां लिख भी देता हूं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है, द इनिशियल, द
लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट ये है भाई, इनिशियल पॉइंट ये है, ये डिस्प्लेसमेंट आपको पता करना है। अब कैसे पता करें, देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ अलग से पूछ रहा है। तो यहाँ जो जो चीजें आपको दी हैं आप उसी से ही निकाल पाएंगे। तो अगर ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर ही होगा, क्योंकि दो लेफ्ट टर्न लेने के बाद ये एंटी पैरेलल हो गया। ये 8 मीटर है, दिस इज 16 मीटर और ये 10 मीटर है, सो दिस इज ऑल्सो 10 मीटर। नाउ दिस टोटल इज 16, दैट मीन्स ये 6 मीटर हो जाएगा भाई, इतना तो हर बच्चा बता देगा। अब देखो ये 6 मीटर है, ये 8 मीटर है, तो अगर पाइथागोरस से लगाएंगे, इसको लेटस से r कह लें, then you can write r square is equal to 8 square plus 6 square, यानी r square will be equal to 64 plus 36 100, यानी r will be 10 मीटर। तो ये हो गई 10 मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बताएंगे, तो यहां से यहां, दिस विल बी द डायरेक्शन। अब आप बुक पे ऐसे तो दिखाएंगे नहीं ना, ग्राफ वाली कॉपी है कि आप गिन के सारी चीजें कर रहे हैं। आप ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये दिए हुए हैं। तो अब अगर आप डायरेक्शन की बात करेंगे तो या तो नॉर्थ से बताएं, या फिर ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो इन्हीं दोनों के बीच में बताना होगा आपको। तो आप अगर इसको थीटा मान लें, आप इसको भी मान सकते हैं, इसको भी लेटस से दिस इज थीटा। तो अब अगर ये मैं ट्रायंगल बना दूं तो ये हो जाएगा भाई ऐसे, ये थीटा है, दिस इज 8, दिस इज 6 एंड दिस इज 10। यूजुअली हम tan थीटा में ही बताते हैं, तो भाई tan थीटा विल बी इक्वल टू 6/8, यानी tan थीटा विल बी इक्वल टू 3/4। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा भाई 3, 4, 5 37 डिग्री के लिए, यानी थीटा विल बी इक्वल टू 37 डिग्री। यूजुअली हम 30, 45, 60, 90 की याद रखते हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि जैसे सपोज करिए, आप बच्चे याद भी रख सकते हैं इसको कि भाई ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो ये 37 डिग्री हो जाता है और ये 53 डिग्री। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, अदरवाइज आपको ऐसी चीज कभी नहीं पूछी जाएगी कि जो आप एक कॉमन बच्चे को याद ना हो, या फिर वो दे देगा आपको साथ में। तो ये 37 डिग्री ये एंगल आ गया। अब जो प्रॉब्लम होती है वो आप लोगों को क्या होती है लिखने में कि यार कैसे लिखें इसको। सो हाउ टू राइट, यू हैव टू सी नाउ। अगर मैं नॉर्थ में होता और फिर मैं ऐसे आ जाता, इसका मतलब मैं किधर की तरफ घूमता, वेस्ट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये ध्यान रखने की चीज है, जिधर घूमे इधर, या हिंदी में आप कह देंगे भाई तो 37 डिग्री पश्चिम किसके, उत्तर के। ठीक है, तो इतनी ये बहुत कठिन इंग्लिश नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, राइट। अब अगर सपोज करो ये एंगल होता, तो अब अगर ये एंगल होता दैट मीन्स ये एंगल होता, देन 8/3 8/6 हो जाता। तो ये अभी मैंने आपको ये बताया है, तो ये हो जाता ये एंगल, तो 53 डिग्री। तो आप ऐसे लिख सकते थे भाई 53 डिग्री। अब 53 डिग्री अगर ये है मीन्स ये अल्फा लेटस से, तो ये भी अल्फा। अब अगर वेस्ट से आप किधर 53 डिग्री जाते, इस डायरेक्शन में, तो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये ध्यान रखिए, या ऐसे याद कर लीजिए कि भाई जो बाद में आएगा, जिधर से हम चलेंगे वो बाद में आएगा, और जिधर पहुंचेंगे वो पहले आ जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि यहां पर क्या कहना है चाह रहा है भाई, राइट। अब देखो एक क्वेश्चन और, जैसे यहां पर तो कोई एंगल पर्टिकुलर एंगल होगा तो वो आपको
दे देगा। नाउ इसके बाद एक और क्वेश्चन देते हैं भाई, जैसे मैंने ये बोला इसी में ही, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है और दूर करना, किताब में तो सब लिखा है, लेकिन मेरा बताने का पर्पज ये है कि आपको जो कंफ्यूजन्स होते हैं, मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, देन आई नो कि कहां कहां आप गड़बड़ करेंगे। तो वही गड़बड़ को सुधारने के लिए मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, मतलब आगे की भी उससे पूछा गया था, आपको सिंपल ये बता रहा हूं। उसने बोला कि भाई एक कार है और वो मूव कर रही है ईस्ट डायरेक्शन में, कार मूव्स इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड, स्पीड जो है उसकी 10 kmph है, ठीक है। आफ्टर मूविंग 5 सेकेंड, 5 सेकेंड तक मूव करती है। इट टेक्स, क्या करती है भाई ये, इट टेक्स लेफ्ट टर्न। आप कह रहे होंगे बार बार लेफ्ट टर्न ही ले रहा है, कोई भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट टर्न ले लो, क्वेश्चन समझना इज इंपॉर्टेंट। अब लेफ्ट टर्न एंड कंटिन्यूज टू मूव विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड 10 kmph से, ठीक है। अब चूंकि kmph लिया है तो भाई इसको कुछ और कर दो कि 0.5 r, इसको r कर दो, ठीक है। और फिर सेम स्पीड से लेफ्ट टर्न लेके मूव करती है, अगेन 0.5 r। तो हमको बताना है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 आवर। भाई आधे घंटे इधर गया, आधे घंटे इधर गया। अब आप ये कह रहे होंगे कि भाई स्पीड सेम है तो क्या जीरो आ जाए, बहुत बच्चे लिख देते हैं, बोलते हैं जीरो है सर, लेकिन ये स्पीड है। आप देख रहे हैं ना कि पहले वो ईस्ट वर्ड गया, फिर लेफ्ट टर्न, मतलब कि अगर मैं यहां नॉर्थ साउथ बना दूं ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो पहले इधर गया होगा फिर इधर चला गया। तो मैंने चेंज इन वेलोसिटी पूछा है, नॉट चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी आपको मालूम है भाई, आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको पता है कि भाई डायरेक्शन भी जरूरी है। तो ठीक है, स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। एक्चुअल में एक्सेलरेशन पूछा गया था, अभी आपने नहीं पढ़ा है तो चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेंगे, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो मेन इसमें कैच वही है कि कैसे चेंज इन वेलोसिटी बताएं, और आप मैग्नीट्यूड बता देंगे, उसके बाद फिर आपको बताना पड़ेगा, जैसा मैंने बोला है कि वेक्टर में डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है। तो अब हम करेंगे कैसे इसको, यानी कि हमको अगर दो वेलोसिटीज हैं, इनिशियल और फाइनल ले लें, तो हमको ये वेक्टर पता करना है, ठीक है। लेट अस से डेल्टा वी कह लें, ये हमको मालूम करना है, और ये मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, फिर उसके बाद हमको डायरेक्शन भी देखना है। तो डायरेक्शन के लिए चूंकि अभी हम लोगों ने यूनिट वेक्टर वो सारी चीजें आई जे के का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, अभी अभी हम सिर्फ नॉर्थ साउथ से उसको बता रहे हैं भाई डायरेक्शन। तो क्या कह सकते हैं कि v1 वेक्टर जो है वो ये है, इधर गया था, और v2 वेक्टर ये है, ये इधर गया था, ठीक है भाई। नहीं, अब भाई देखिए, ड्रामा नाच गाना तो मैं दिखा नहीं सकता, ना ही मैं चाहता हूं। यहां पर उन बच्चों का वेलकम है जो सीरियसली पढ़ना चाह रहे हैं, और मैं आपको वही वही चीजें बताऊंगा जहां पर आप गलती कर सकते हैं और बच्चे करते हैं। इतने दिनों से पढ़ाने का सिर्फ यही फायदा है आपको भी, ऐसे टीचर से पढ़ने का, कि आपके मन में जो जो डाउट उठ रहे होंगे वो मुझे पहले से ही मालूम है कि भाई ये भी तुम सोच सकते हो, ये भी सोच सकते हो, ये भी सोच सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन बताने का भी पर्पज वही है। अब देखो क्या है, मुझे मालूम है कि मैंने आपको पहले जो पहला वीडियो था, पहला लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले दो वेक्टर के बीच में डायरेक्शन के लिए हम क्या करें, दोनों की पूंछ जोड़ देते हैं। तो फिर पूंछ जोड़ देते हैं भाई,
ये V1 है और ये V2। और हाँ, 2 तारीख से मैं अभी एक डेमो क्लास अपने ऐप पर, फिजिक्स मास्टर ऐप पे शुरू कर रहा हूं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू फील लाइक, एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। वैसे तो वीडियो पढ़ते रहेंगे यूट्यूब पे भी, लेकिन आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आपको असाइनमेंट्स भी मैं दूंगा बहुत प्रिसाइज, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आप उसी के बोझ के नीचे दबे रहें। और स्टडी मटेरियल कह लीजिए, एंड देन हर 15 दिन में टेस्ट। तो इट इज अप टू यू, व्हाट डू यू फील लाइक। तो अब देखिए भाई, चलिए छोड़िए, ये देखते हैं। तो ये V1 है और ये V2 है, वेक्टर लगा दो। वैल्यू दोनों की 10। मुझे ये मैंने बोला था V2 माइनस V1, तो मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं, V2 में क्या ऐड कर दें, माइनस V1। भाई ऐड ही कर सकते हैं, यानी कि उल्टा डायरेक्शन। तो उल्टा डायरेक्शन है तो माइनस V1 इधर मैंने कर दिया भाई। ये V1 है। अब इनका रिजल्टेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मैंने आपको बताया है, देखिए ये आ जाएगा, और यही है V2 माइनस V1। अब आपको मालूम है कि भाई अगर ये 10 है, ये 10 है, मतलब ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो 10 और 10, ये भी 10 होगा, तो ये हो जाएगा 10√2। इतना तो आप जानते ही हैं। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा V2 डेल्टा V का, वो तो आ जाएगा 10√2 किलोमीटर। अब आप कहेंगे सर मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, डायरेक्शन भी बताइए। हाँ, अब यहां पर जो डायरेक्शन हम निकालेंगे, ये तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो थीटा जो है वो 45 डिग्री आ जाएगा भाई, बराबर है। tan थीटा 1 होता है, मतलब 45 डिग्री, tan 45 1 होता है, तो ये आ जाएगा। अब कैसे लिखेंगे, मैं ये बताना चाह रहा था, अब कैसे लिखेंगे। तो यहां पर ही भाई लिख दो ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब हम 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए 45 डिग्री का मतलब बिल्कुल बीच में, एग्जैक्टली इन द मिडल। तो हम क्या लिखेंगे, 10√2 change in velocity, and I will write northwest। ये ध्यान रखिए भाई, नॉर्थ वेस्ट, या बीच में यहां होता तो साउथ वेस्ट, इधर होता तो साउथ ईस्ट, इधर तो नॉर्थ ईस्ट बीच में। लेकिन ये तभी लिखेंगे, ऑलवेज माइंड दिस, जब 45 डिग्री एंगल होगा। और अगर 45 डिग्री एंगल नहीं है, देन यू हैव टू राइट whatever I have told you, some degree, say west of north or east of north or whatever. So I have already told you, because you people keep on thinking कि भाई ऐसे ही लिख दें, बहुत से सीधे आंसर दे देते हैं। तो भाई आप मान लीजिए कोई एंगल है, कैसे पता चलेगा, 45 डिग्री, मतलब ऐसा अगर कहा जा रहा है नॉर्थ वेस्ट, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो बीच में है, यानी कि 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब तो ये हो गया। अब बात करते हैं भाई कि वेक्टर को लिखते हैं। जैसे अभी तो हम लोगों ने ये सब बना दिया, इसमें भी डायरेक्शन था, तो हमको दिया होता था कि भाई नॉर्थ वेस्ट है, ये है, किधर किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, कितना एंगल बना रहा है, वो सब हम लोगों ने कर लिया। अब अगर मान लो आपने पढ़ा होगा भाई, देख ही रहे होंगे, ऐसे कोई किताब खोलता है तो देखता है यार ये क्या दिया है, IJK लिखा हुआ है और दुनिया भर की चीजें लिखी हुई हैं। तब क्या होता है, देखिए तब होता क्या है। अब जैसे हम लोग 3 डायमेंशन पढ़ते हैं, या बोर्ड है तो ये 2 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन में IJ मतलब XYZ, जैसे ऐसे बना देते हैं। ये X है, ये Y, और 3 डायमेंशन ये Z होता है भाई। इसका मतलब ये बाहर की तरफ निकला होगा। इस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कोई वेक्टर, सपोज करो कोई पॉइंट है, या ये है मान लो कोई वेक्टर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर 2 डायमेंशन में मान लो अभी XY में। अब जैसे एक चीज होती है यूनिट वेक्टर,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसी के टर्म्स में तो लिखते हैं यूनिट वेक्टर। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ये होता है 1। किसी भी यूनिट वेक्टर का कोई भी हो, मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। अब बात यह है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, कुछ वेक्टर्स लिखे हो, सपोज करो मान लो ये आर वेक्टर है, अब इसकी वैल्यूज दी जाएंगी कुछ, जैसे भाई मान लो आप जा रहे हैं, एक सड़क पे जा रहे हैं, तो उस सड़क की कोई आइडेंटिटी होती, कोई नाम होता है, महात्मा गांधी मार्ग, ठीक है। अब मान लो मैंने महात्मा गांधी मार्ग को मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, इसका यूनिट वेक्टर एम ले लेते हैं, तो मैंने कह दिया भाई महात्मा गांधी मार्ग और ऐसे बना दिया। आप चाहे तो छोटा लिख लें, कोई टेंशन नहीं, तो समझाने के लिए बात हो रही है, ठीक है भाई। उसके बाद अब किसी ने कहा भाई ये सड़क इधर जा रही थी, महात्मा गांधी मार्ग, ये चौराहा है, एक सड़क इधर जा रही थी, इधर बोल दिया भाई नरेंद्र मोदी मार्ग, तो इधर मैंने मान लो वो नाम लिख दिया एन, इधर एन वेक्टर है, इधर एम वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। अब अगर मैं सिंपली ये बोल दूंगी यार आई मूव्ड 100 एम वेक्टर, एम यूनिट वेक्टर, तो तुरंत समझ जाओगे यार ये महात्मा गांधी मार्ग पर गए हैं सर। या किसी ने कहा कोई बच्चा आया भाई, चिंटू आया, चिंटू ने बोला सर मैं तो नरेंद्र मोदी मार्ग पे गया था 300 मीटर, तो मैंने तुरंत लिख दिया भाई 300 एन वेक्टर। तो ये सब बच्चे समझ गए, यानी कि ये जो एम है 1 मीटर समझ लो, उसको यूनिट समझ लो, कुछ भी, और जितना चलेंगे उतना ये लिख देंगे। अब भाई चिंटू के बाद पिंटू भी आया, पिंटू बोला सर यहां बीच में भी एक गली थी, मैं वहां चल गया। अब तो भाई कोई सोच रहा है यार ये तो नाम है, ये कहां से लग... तो यहां देखो ऐसे अगर चल रहा है, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन दो यही मालूम है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इधर भी चल रहा है, इधर भी। हम ऐसे सिंपली समझें कि अगर भाई इधर तुम चलते हो, मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट प्योरली हॉरिजॉन्टल है। कोई बच्चा खंबे पे चढ़ गया भाई, पिंटू खंबे पे चढ़ गया, तो बोला सर मेरा तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल था, तो तुम वर्टिकल का जो भी होगा वो लिख दोगे। अब एक बच्चा था भाई, रमेश था, रमेश ऐसे चला गया पहाड़ी पे। अब रमेश अगर ऐसे जा रहा है तो किसी भी समय उसका ये डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल भी चल रहा है और हॉरिजॉन्टल भी चल रहा है, ये देखिए नहीं चल रहा है। मतलब यहां से वो यहां गया तो इधर भी गया, देखो अपनी पोजीशन ये थी तो हॉरिजॉन्टली इतना चल गया, और यहां थी तो यहां से यहां वर्टिकल चला, यानी दोनों चल रहा है, दोनों डायमेंशन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो उसी तरह से हम यहां भी कह सकते हैं कि भाई मान लो अगर उसका ये डिस्प्लेसमेंट है तो हम कह देंगे इतना तो एम पे चला, नरेंद्र मोदी मार्ग, मतलब ये महात्मा गांधी हो इतना हो, तो हम एन और एम दोनों में लिख देंगे। दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि मैंने कहा भाई ये है, मान लो ये है 3, ये है 4, ठीक है। अब यहां पर भी देखो, जैसे ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, ये इसको लिख मत दीजिएगा किसी एग्जाम में। अब यहां पर क्या है कि देखिए ये है आई, इसको लिखते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर, इसको जे यूनिट वेक्टर और इसको के यूनिट वेक्टर। तो अब अगर इस आर वेक्टर को मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिख दूंगा भाई, एक्स पे कितना है 3i प्लस 4j, ये वेक्टर लिख गया ये। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा ये वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है। डायरेक्शन कोई पूछेगा तो क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए क्या होता है कि भाई इस डायरेक्शन में कोई भी यूनिट का वेक्टर, अब जैसे इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो 5 आ जाएगा। लिखने का तरीका क्या है आप लोग समझ लीजिए कि ऐसे भाई ऐसे लिख देते हैं, दो डंडे खींच देते हैं वेक्टर लगा के, और जो इनके कोफिशिएंट्स हैं 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर,
अंडर रूट 9 प्लस 16 25 आ जाएगा, यानी ये 5 आ जाएगा। तो भाई वैसे भी दिख रहा है ये 5 है। अब अगर उल्टा कहता कोई, कहता भाई इस यूनिट में इस डायरेक्शन में मैं 5 मीटर चला तो यही वेक्टर आ जाना चाहिए था, नहीं। यानी कि इस गली का नाम क्या है, आपको क्या निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कोई इस तरह का, यहां तो आपने सिंपल पढ़े हैं आई जे के, लेकिन अगर इस तरह का कोई वेक्टर दिया है तो यूनिट वेक्टर एन जो होता है, वेक्टर एन को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ। तो यहां देखिए इस गली का नाम क्या होगा, आर का यूनिट वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर ये है 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाई 5, ये यूनिट वेक्टर है। अब देखिए वही आ जाएगा, मुझे बोला कि भाई ये इस गली का नाम है आर वेक्टर, और ऐसा करें मैं इसमें 5 मीटर चला, बताइए मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है। आप बोलेंगे जैसे इस पे चलते हैं, मैंने बोला सर, मैंने बोला 3 मीटर चला, आपने कहा सर 3i, मैंने कहा इधर चला 4j। अब मैं अगर इधर 5 चला तो आप बोलेंगे इसका तो i था, इसका j था, इसका यूनिट वेक्टर ये है। तो अगर मैं इसमें 5 चला हूं तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या आ जाएगा, 3i प्लस 4j, ये तो 5 हो गया, और कितना चला मैं 5 हो गया। देखिए वही वेक्टर आ गया 3i प्लस। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आया। आप सिंपली ये याद रखिए, यूनिट वेक्टर उस गली का नाम होता है, वैल्यू नहीं होती पूरी। जैसे इसमें 3i है, i है नाम इसका, और आप 3 चले तो 3i हो गया। इधर j है, इसमें आप 4 चलेंगे तो 4j हो गया। एक साथ चले जैसे मैंने यहां बताया तो ये हो गया 3i प्लस 4j। लेकिन ये वेक्टर है, नेट डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन क्या है इस गली का, वो ये है। ठीक है, तो आपको यूनिट वेक्टर क्लियर हो गया, और आप अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर। तो हम अब यहीं पर मान लो, सपोज करो ये पॉइंट यहां होता इस जगह पर, तो ये वेक्टर ऐसा होता, राइट। तो अब अगर ये ऐसा होता तो वो के में भी आ जाता ऊपर। तो 2 में आसानी से आप समझ गए, इसी में आप 3 डायमेंशन में के भी जोड़ दीजिए, तो वेक्टर लिखना आप समझ गए, यानी आई जे और के में। अब एक और चीज होती है जो मुझे पहले बता देनी थी अभी, लेकिन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। पूरी फिजिक्स में सबसे ज्यादा यही यूज होता है, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनके कंपोनेंट्स जो है। अब कंपोनेंट का मतलब क्या है भाई, 100 रुपए का नोट है, उसके कितने भी कंपोनेंट कर लो। किसी ने कहा साहब 40 रुपए इधर रख लिए और 60 रुपए इधर रख लिए, 2 कंपोनेंट हो गए, जब उनको जोड़ दोगे तो 100 रुपए हो जाएंगे। मतलब एक साथ रख लोगे कि बोलोगे एक साथ 100 रुपए। अब आपने बोला कि सर अगर 60 रुपए या 40 रुपए इधर रख लिए, 60 इधर, 100 रुपए का नोट नहीं बचा, अब वो अलग अलग हो गया। तो यहां पर भी हम कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर के कंपोनेंट मतलब क्या है, और मतलब पार्ट कर दिए, तोड़ दिया वेक्टर को। अब तोड़ते नहीं है, वैसे 100 रुपए का नोट है वो तो स्केलर है। तो वेक्टर का इफेक्ट, एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है, अ वेक्टर हैज इनफाइनाइट कंपोनेंट्स, उसके बहुत सारे पार्ट आप बना सकते हैं, और जब उनको वेक्टर वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो फिर वो ओरिजिनल वेक्टर आ जाएगा। तो यहां मत ये सोचिएगा, फिजिक्स में लोग यही सोचते हैं कि भाई 2 ही कंपोनेंट होते हैं ना, इनफाइनाइट कंपोनेंट होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसके 2 कंपोनेंट ऑर्थोगोनल कंपोनेंट कर लेते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं।
हमारा काम उससे चलता है। कहाँ करते हैं अभी बताएंगे आपको। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपसे बोला भाई 100 रुपए का नोट है तो आपको दिख रहा है ये 60 का है, ये 40 का, वैल्यू उसकी 100 ही है। आपने देखा होगा वाइपर, वाइपर देखा है ना भाई, ऐसे होता है ना। और उससे क्या करते हैं, आप वाइप करते हैं फर्श पे, अगर पानी वगैरह कुछ भी गिर गया हो, कुछ और जो भी गिरा हो, कोई दिमाग में तुरंत ले आते हैं कुछ और गिरा हो, तो मान लो भाई पानी गिर गया, अब आप उसको पोंछना चाह रहे हैं तो आप ऐसे रखते हैं भाई, उसको थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे से थोड़ा थीटा है। अब मान लो कोई ऐसे चलाए तो हॉरिजॉन्टली चलाए इसको, तो क्या पानी वाइप होगा ना, ठीक ढंग से वाइप नहीं होगा। कोई क्या भाई साहब ऐसे चलाएं तो ऐसे चलाएंगे तो चलेगा ही नहीं, वो तो ऐसे बस एक ही जगह पे रहेगा। लेकिन हमारा पर्पस क्या होता है कि आगे भी मूव करे और प्रेस भी करे, तभी तो वाइप होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स कर लेते हैं, एक इधर और एक इधर, मतलब इसके दो पार्ट कर लीजिए। अब हम इसको नहीं सोचेंगे, हम ये मान लेंगे इसके दो इफेक्ट्स हैं, इधर और इधर। तो जब ये चलेगा तो ये प्रेस करेगा साइमल्टेनियसली, ये आगे चलेगा। तो इन्हीं को आप दो कंपोनेंट्स कह सकते हैं। यूजुअली हम लोग बोल देते हैं भाई वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। आपको एक्स वाई पता है, ये हॉरिजॉन्टल में इधर है कह रहे हैं तो, और ये वर्टिकल है, आप कर सकते हैं रिप्रेजेंट, यूजुअली ऐसे ही करते हैं। तो सपोज करो जैसे मैंने ये कह दिया कि भाई ये पी फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट करें, अब ये बता देंगे हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है और वर्टिकल से ये है वर्टिकल। तो अब अगर मैं देखूं, ये ट्रायंगल ऐसे बना दूं पूरा, इसको मान लो मैं पी एक्स कह देता हूं, इसको पी वाई कह देता हूं, ये क्या हो जाएगा पी वाई, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। और ये तो पी है ही। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, पी वाई बाई पी, देन पी वाई बिकम्स पी साइन थीटा। बोलो भाई साहब, हो जाएगा। तो पी वाई क्या हो गया, पी साइन थीटा। अब अगर मैं इसको लिखूं तो देन दिस विल बी पी एक्स बाई पी विल बी कॉस थीटा। तो पी एक्स क्या हो जाएगा भाई साहब, पी कॉस थीटा, राइट। तो ये दो हो गए भाई, ये पी कॉस थीटा हो गया, ये पी साइन थीटा हो गया। आप अगर इनको स्क्वायर करके जोड़ दें, जैसे मैंने कहा कि भाई इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा नेट, तो वेक्टर है तो वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो फिर पी आ जाएगा। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर करके, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो ये जब इसका रूट निकालेंगे तो अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस बराबर, तो कंपोनेंट दिए हुए तो आपने रिजल्टेंट निकाल लिया, ठीक है भाई। अब याद करने के लिए भाई बहुत कुछ लोग जल्दी भूल जाते हैं, अभी पढ़ा 10 मिनट के बाद भूल गए या कम लॉजिक लगा पाए, उनको लगता है याद रखना। वैसे तो प्रैक्टिस करोगे अपने आप पता चल जाएगा, लेकिन और याद रखना है कि भाई जिसके साथ थीटा चिपका हो वो कॉस हो जाएगा, जिसके ना हो साइन। अब सपोज करो ये अल्फा होता तो ये पी कॉस अल्फा हो जाता, और ये क्या हो जाता पी साइन अल्फा। अब ये कभी मत रटिएगा कि भाई ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये ठीक है, लेकिन अब कुछ और ये एंगल पे डिपेंड करेगा कि ये कोई रट ले कि भाई हमेशा पी एक्स पी कॉस थीटा ही आएगा ना, यहां तो देखो कुछ साइन अल्फा आ रहा है। तो कुछ चीजें हैं जो आप याद मत करिए, रटिए मत, समझ लीजिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें भी कोई बहुत बोझ उठाना पड़ रहा है आपको, समझ के पढ़ेंगे तो सब बच्चे जानते हैं भाई मेन का इस बार चलो मान लो थोड़ा बहुत आसान, बहुत टफ नहीं था,
लेकिन नीट वाले तो समझ गए होंगे कि फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। जब आप समझ के पढ़ लेंगे, फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है अगर आप उसको ठीक ढंग से पढ़ेंगे, आपका टीचर आपको ठीक ढंग से पढ़ा रहा होगा। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ठीक ठाक स्पीड से पढ़ें। आप अगर वेक्टर को ही 10 दिन पढ़ते रहेंगे, 15 दिन पढ़ते रहेंगे, तो बाकी फिजिक्स कहाँ से पढ़ेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, आप कंटिन्यूअस स्टडी चाहते हैं, बहुत नॉमिनल उस पर 320 रुपीज पर मंथ है। फिजिक्स मास्टर जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करके, अभी तो फ्री डेमो क्लास है 2 तारीख से शाम को 5 बजे से, कुछ दिन चलेगा, वो रेगुलर ही चलेंगी क्लासेस ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 11th के लिए कुछ और आप कंटिन्यू करना चाहते होंगे उसके बाद, देन यू विल पे, इट्स वेरी नॉमिनल फी। आई जस्ट वांट टू टीच फिजिक्स। बहुत सारे दूर दूर से बच्चे जो हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं या उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। आप सब जानते होंगे कि कौन क्या कैसे कहाँ पढ़ा रहा है। मेरा बस यही है कि एक रियल स्टडी होगी, रियल कंटेंट होगा जो काम का होगा, आप उतना कर लेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो आज इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइम हम लोग रिप्रेजेंट वेक्टर को जोड़ना, सब्ट्रैक्ट करना, वो तो बहुत सिंपल आसान है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आप पढ़ें और वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि भाई क्या चाहते हैं, क्या कोई सजेशन आपका हो, ऐसे पढ़ना, ये पढ़ना, यू कैन से, राइट। थैंक यू, बाय बाय।